एक बड़ी भ्रांति है कि कौन से स्पीड में कौन सा गियर एंगेज किया जाए। उसको मैं सिर्फ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि स्पीड से इसका रिलेशन ना रख करके अगर इसको गियर का चयन आरपीएम को देख करके करें कि अगर कोई भी गियर जो है वो उस गियर में गाड़ी की जो इंजन की जो आरपीएम है 1500 से ऊपर ना जाने दे तो हमें माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। कार ओनर्स को माइलेज को लेके बहुत चिंता रहती है, तो आज हिट्सअप ऑटो पर माइलेज के सिद्धांत को विस्तार से बताऊंगा और आज का विषय यही है जिससे हमारे ऑडियंस जिनके पास गाड़ियां हैं वो ये समझ पाएंगे कि अपनी गाड़ी से माइलेज को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। और बातचीत करेंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। बहुत सारे हमारे दर्शकों के सवाल आए हैं माइलेज को लेके कि माइलेज में कैसे सुधार किया जाए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ उन्हें पता नहीं है, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे वो अपने गाड़ी का माइलेज ठीक करें और क्या सिद्धांत उनको समझने की ज़रूरत है जिससे वो मैक्सिमाइज कर सकें अपने गाड़ी के माइलेज को। हर बार की तरह बड़ा ही सटीक चयन किया गया है मुद्दे का और मुझे खुशी है कि हमारे चैनल को काफ़ी सराहा जा रहा है और हमारा उद्देश्य कोई ब्रांड कोई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना कभी नहीं रहा है। हमारा उद्देश्य हर समय रहा है कि हम अपने दर्शकों को सैद्धांतिक तौर पे मूल बातें समझा सकें जिससे कि वो अपने गाड़ी के रखरखाव और गाड़ी के चलाने के संबंध में जो भी असुविधाएं हैं उसको दूर कर सकें। तो शक्ति जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये जो फ्रेज़ है माइलेज, ये काफ़ी पुराना है और जब गाड़ियों में मूलतः किलोमीटर्स की जगह माइल्स में दूरी को नापी जाती थी या स्पीड को नापी जाती थी, उस समय माइल्स के हिसाब से माइलेज बोला जाता है। तो इस एपिसोड में हम ये भी क्लियर करना चाहेंगे कि ये माइलेज जो है एक बड़ा ही कॉमन फ्रेज़ है, बट एक्चुअली इसको हम लोग कहेंगे फ्यूल इकॉनमी। मतलब कैसे हम फ्यूल के कंजम्पशन को, फ्यूल कुछ भी हो सकता है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, बायोगैस या एनीथिंग, बट सिद्धांत कोई भी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन जो गाड़ियों में लग के आता है, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी गाड़ियों में इंजन है उस इंजन का जो मूल सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पे वो काम करता है, उसको अगर हमारे दर्शक अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही अपने आकलन के हिसाब से अपने ड्राइविंग हैबिट्स को थोड़ा बदल करके काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन को इकोनोमाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनको पैसे कम लगे, जो कि बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। हर कोई चाहता है कि उनकी गाड़ी का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम से कम हो। जी, फ्यूल का जो दाम है, जो कॉस्ट है, वो हमेशा इन्फ्लेशन की वजह से हमेशा बढ़ता है और वो क्रूड ऑयल के कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो यकीनन लोग जिनके पास गाड़ियां होती हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी ऐसा है माइलेज को लेके, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि माइल्स का तो अब उपयोग में नहीं है, लेकिन लोग इस टर्मिनोलॉजी से बहुत रिलेट करते हैं। किलोमीटर्स पे अब तो नापा जाता है। जी जी, किलोमीटर्स पर लीटर बोला जा सकता है। हाँ, बोला जा सकता है, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, फ्यूल इकोनॉमी को लेके हमेशा चिंता बनी रहती है जी। तो इसमें जो मेन कंसर्न होता है कार ऑनर्स का या चालक का, उसमें ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे वो उसको समझें कि मेरी गाड़ी जो है वो सही तरीके से फ्यूल एफिशिएंट है या नहीं है, या क्या कुछ टेक्नोलॉजी समझने की ज़रूरत है। ये उनका कंसर्न हमेशा रहता है। देखिए, आजकल की जितनी भी गाड़ियां हैं शक्ति जी, उसमें इंजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा संचालित होता है। तो इसकी एक खासियत यह है कि गाड़ी के इंजन में अगर कोई भी त्रुटि होगी तो एक पीले रंग की इंडिकेशन लैंप आपके मीटर क्लस्टर, जो स्पीडोमीटर का क्लस्टर होता है जी। या जिसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं, उसमें जल जाएगी
और इसको हम लोग MIL बोलते हैं, माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प। तो अगर इंजन में कोई त्रुटि होती है तो दिख जाती है, उस लैंप के जलने के द्वारा समझ जाते हैं, जिसके बाद जो भी दर्शक हैं वो ले जा करके और ऑथराइज सर्विस सेंटर में दिखा सकते हैं। और एक दूसरा कारण होता है जो कि शायद मैल फंक्शन इंडिकेटर लैंप में नहीं पकड़ा पाता है, वो होता है गाड़ी में जो क्लच सिस्टम होता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। क्लच सिस्टम में अगर कोई स्लिपेज होगा तो वो नहीं दिख पाता है। वो ऑथराइज सर्विस सेंटर में चेक कराने से वो लोग बता देते हैं कि क्लच में कोई स्लिपेज है कि नहीं। क्लच में और भी तरह की परेशानी हो सकती है, बट माइलेज जो है वो क्लच स्लिपेज के कारण कम हो जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं, वो तो कोई भी दर्शक हैं अगर वो एक्सपीरियंस है तो समझ जाएंगे कि उनके क्लच में कोई स्लिपेज है कि नहीं, और इंजन में कोई त्रुटि है कि नहीं, वो मैल फंक्शन इंडिकेटर लैंप से पता चल जाता है। इसके बाद जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करने की टेक्निक से ही रिलेटेड है। ड्राइविंग टेक्निक अगर आपकी साइंटिफिक होगी तो आपको फ्यूल इकॉनमी बेहतर मिलेगी और आपके गाड़ी को चलाने का खर्च है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जो भी हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे ये ऑटोमेटिक गाड़ी पे नहीं, हम मैनुअल गाड़ी पे देंगे। जी बिल्कुल, आज हम मैनुअल पे ही बात कर रहे हैं। मैनुअल क्योंकि ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। जी, मैं तो इसमें क्योंकि 2-3 तरह की टेक्नोलॉजी है, जो सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी है वो AGS या ऑटो गियर शिफ्ट या ऑटो AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। तो उसमें क्या है कि कंप्यूटर द्वारा संचालित है, प्री प्रोग्राम्ड है कब किस स्पीड में गियर लगेगा। मगर उसमें भी जो टॉपिक हम लोग जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, अगर हमारे दर्शक उसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी में भी उसका काफ़ी लाभ उठाया जा सकता है। बट मूलतः मैनुअल गाड़ी में ही, क्योंकि उसकी संख्या भी रोड पे हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो उस गाड़ी को चलाने के संदर्भ में जो भी टेक्निक है अगर हम लोग ठीक से बता पाए और हमारे दर्शक आज समझ पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। डेमो के ज़रिए भी आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको ड्राइव करनी है और क्या कुछ करना है जिससे आपका माइलेज सही तरीके से हो, फ्यूल इकोनॉमी आपके कंट्रोल में हो। तो मैं अपने दर्शकों को और अपने ऑडियंसेस को बताना चाहूँगा कि कोई भी गाड़ी जो आज के युग में चल रही है रोड पे, वो इंटरनल कंबशन इंजन बोला जाता है। वो चाहे डीजल से चले, चाहे CNG या पेट्रोल जो भी हो, और ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है। बहुत पहले 20-25 साल 30 साल पहले खासकर बाइक्स में 2 स्ट्रोक इंजन हमारे इंडिया में था, बट अभी 4 स्ट्रोक, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन प्रदूषण ज़्यादा करता है तो वो बंद हो चुका। और 4 स्ट्रोक इंजन में भी काफ़ी तब्दीलियाँ होंगी। अब तो खैर भारत स्टेज 6 फेज़ 2 भी हमारे देश में लागू हो गया है। मगर मूलतः जो गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं उसमें 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन लगा है, जिसका सिद्धांत मैं आपको बताना चाहूँगा। डीजल और पेट्रोल में कुछ फ़र्क होता है, बट सिद्धांत में मूल रूप से बताऊंगा तो हमारे दर्शक या ऑडियंस समझ जाएंगे। देखिए, कोई भी इंजन में अगर हम एक सिंगल सिलेंडर इंजन मानते हैं तो उसमें एक पिस्टन होता है जो कि एक कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से नीचे क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। अब जब ये क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो ये, क्योंकि ये कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट में है, तो ये पिस्टन की मूवमेंट कभी नीचे होगी कभी ऊपर होगी। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। कोई भी इंजन को चलने के लिए ईंधन चाहिए। ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल या CNG, और उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हवा में होता है। तो 4 स्ट्रोक जो हैं वो मैं पहले सिर्फ स्ट्रोक बता देता हूँ। एक स्ट्रोक को हम लोग कहते हैं सक्शन स्ट्रोक, दूसरा हुआ कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा हुआ पावर स्ट्रोक, और चौथा जो आखिरी है वो हुआ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इंजन किसी भी तरह का हो, ये 4 स्ट्रोक के द्वारा ही संचालित होता है। तो ये पिस्टन, जब ये क्रैंकशाफ्ट या इंजन घूमता है तो ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है।
इसके ऊपर में एक इंजन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग सिलेंडर हेड बोलते हैं, या हेड का मतलब जो इंजन के ऊपर बैठता है। तो पहले स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हम इंजन को रोटेट करते हैं तो ये पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो इसमें हवा भरती है, फ्रेश एयर, जो ऑक्सीजन जिसमें होता है वो एटमॉस्फेयर से हम लोग लेते हैं और एयर फिल्टर के द्वारा छान करके उसको अंदर ले लेते हैं। जैसे ही ये पिस्टन नीचे आ जाता है, सक्शन स्ट्रोक जब नीचे आ जाता है पिस्टन, तो सक्शन स्ट्रोक खत्म हो जाता है। नीचे आने के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब कोई भी चीज़ किसी को दबाना। तो जो हवा पिस्टन जब नीचे आ चुका है, जो हवा हमारे इंजन में आ गई, अगर मान लीजिए हमारा पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया, तो जो हवा अंदर आ गई, भर गई, पिस्टन के नीचे आने के बाद ये दरवाज़ा बंद हुआ। अब ये पिस्टन वापस ऊपर जाने लगता है, कंप्रेशन करता है, जो हवा अंदर आ गई उसको कंप्रेस करता है दबा करके और उस वॉल्यूम को कम करता है। तो अब ये पिस्टन चल पड़ा ऊपर और लगभग यहाँ तक पहुँच गया। और इस क्रम में क्या हुआ कि हमारी जो हवा अंदर ली थी हमने सक्शन स्ट्रोक के द्वारा सक किया था, उसको कंप्रेशन स्ट्रोक के द्वारा कंप्रेस करके इतना बड़े भाग को हमने छोटा कर दिया। पेट्रोल इंजन में ये लगभग 1 और 8 के अनुपात में होता है। 8 भाग को छोड़ के, मैं लगभग की बात बोल रहा हूँ, इंजन थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशंस में, बट लगभग 8 हिस्से को हम छोटा करके एक हिस्सा बना देते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे कंप्रेशन करके एक हिस्सा बना दिया। अब जैसे ही यहाँ तक हमारा पिस्टन पहुँच गया, हवा पूरी कंप्रेस हो गई, तो दूसरे रास्ते से इसमें हम फ्यूल का छिड़काव कर देते हैं। ईंधन, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे आपका सीएनजी हो। और जब यहाँ पे हवा कंप्रेस हो गई, हवा है, ईंधन हमने इसमें डाल दिया, तो पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग होता है जो हमारे सभी ग्राहक जानते होंगे या दर्शक जानते होंगे। तो स्पार्क प्लग जो है यहाँ पे एक स्पार्क करता है और जैसे ही स्पार्क होता है तो यहाँ पे एक विस्फोट होता है, क्योंकि हवा है, ईंधन पहुँच गया और हवा कंप्रेस्ड है। ज़्यादा मात्रा हवा जो है, जो पहले ज़्यादा जगह लगी थी, उसको हम लोग ने कंप्रेस करके छोटा कर दिया। तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर फॉर्म हो गया और ईंधन भी आ गया और स्पार्क जैसे ही हुआ स्पार्क प्लग में, ये पेट्रोल इंजन और सीएनजी इंजन में स्पार्क प्लग होता है, डीजल इंजन का सिद्धांत थोड़ा अलग है बट मूल सिद्धांत एक ही है। तो यहाँ पे एक विस्फोट हुआ। जैसे ही विस्फोट होता है तो इस विस्फोट के चलते ये पिस्टन को नीचे की तरफ जबरदस्ती जाना पड़ता है, बिकॉज विस्फोट हो गया तो ये पिस्टन को नीचे की तरफ पुश मिलता है, या ये एक्सप्लोजन के चलते या ये विस्फोट के चलते पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है या ठेला जाता है, ठेल दिया जाता है, इसको पुश कर दिया जाता है। तो ये विस्फोट हुआ। तो ये जो पावर स्ट्रोक है वो यही है। जैसे ही विस्फोट हुआ और ये पिस्टन जब नीचे पुश हुआ तो पावर जनरेट हुआ, इसलिए इसको हम लोग तीसरे नंबर को पावर स्ट्रोक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा पिस्टन विस्फोट के कारण नीचे आ गया। अब अंदर में क्या बच गया, हमारा जला हुआ ईंधन का अंश, जो कि धुएं के रूप में होता है, जो कि एग्जॉस्ट या जिसको हम लोग साइलेंसर बोलते हैं, उसके द्वारा ये बाहर इंजन के करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर दोबारा फ्रेश एक साइकिल स्टार्ट होना है। तो आप समझने की चेष्टा करें हमारे ऑडियंसेस कि ये 4 स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में आपका ईंधन जा रहा है। हर गाड़ी में एक मीटर लगा होता है आज के हर गाड़ियों में, जिसको हम लोग कहते हैं आरपीएम। आरपीएम का मतलब रोटेशंस पर मिनट या रेवोल्यूशंस पर मिनट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट होने में एक स्ट्रोक में आपका ईंधन जा रहा है। तो अगर हम
1 मिनट रोटेशंस पर मिनट, 1 मिनट में कम से कम बार इंजन को रोटेट करेंगे, क्योंकि हर बार जब इसमें फ्यूल या ईंधन को इंजेक्ट किया जा रहा है तो उसकी क्वांटिटी मोर और लेस सेम होती है। जितना ज्यादा बार हम 1 मिनट में इंजन को घुमाएंगे उतना ज्यादा बार फ्यूल को इंजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रोक जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद पावर स्ट्रोक के लिए हमको ईंधन चाहिए, और यही ईंधन बहुत मूल्यवान है, बहुत कॉस्टली है। तो हमारा जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि किसी भी हालत में ये रोटेशंस पर मिनट या रिवोल्यूशंस पर मिनट को हम कम से कम अगर रख सके तो हमारी गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा गियर ऊपर के नंबर्स में जाता है, 1 2 3 4 और 5th गियर जो ओवर ड्राइव होता है, कुछ गाड़ियों में 6th भी होता है, बट मूलतः 5th गियर ही तक होता है हमारे देश में। तो जितना जल्दी हम उसको टॉप गियर में ले जा सकें और हर गियर में कम से कम आरपीएम को रखते हुए अगर ले जा सकें तो हमारी गाड़ी में ईंधन की खपत बहुत बहुत कम हो जाएगी। ये जो मैंने आपको बताया वो तो सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए बताया, क्योंकि ये एक सिलेंडर में एक पिस्टन है। मूलतः हमारे देश में जितनी भी गाड़ियां हैं, मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसेंजर व्हीकल्स की बात बोल रहा हूँ, और एक सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो लगभग 6-6.5 लाख से स्टार्ट होकर के 30-35 लाख तक जाते हैं। उस सभी गाड़ियों में ये एक इंजन में 4 सिलेंडर होते हैं या 3 सिलेंडर होते हैं। तो ऐसे ही 3 सिलेंडर वाले में 3 पिस्टन और 4 सिलेंडर वाले में 4 पिस्टन। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंजन को जितना कम बार घुमाया जाए उतना कम बार ईंधन को इंजेक्ट करना पड़ेगा, और जितना कम ईंधन इंजेक्ट होगा उतना फ्यूल इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी, और जिसको आप माइलेज बोलते हैं वो माइलेज ज़्यादा देगा। तो ये मूल सिद्धांत है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंजन के स्पीड को या आरपीएम को कम से कम रखें। कुछ गाड़ियों में जो एंट्री लेवल की गाड़ियां हैं उसमें आरपीएम गेज नहीं होता है, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि ये काफ़ी लाभदायक होता है। अगर इसको आप थोड़ा सा देख करके गाड़ी चलाएं तो आपको अच्छा फ्यूल इकोनॉमी अटेन किया जा सकता है, बहुत कम कीमत में गाड़ी को चलाया जा सकता है। बाज़ार में बहुत सारे ऐसे आरपीएम गेजेस मिलते हैं जिसमें कंपनी फिटेड है। मूलतः आपको 70-80% गाड़ियों में लग के आता है, जिसमें नहीं आता है उसमें हमारे दर्शकगण अलग से भी लगवा सकते हैं, जिसका दाम लगभग 2000 से लेकर 4-5 हज़ार तक के बीच में होता है, जैसा ब्रांड हो, जैसे फीचर्स हो। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हमारे जो दर्शकों को सिद्धांत के बारे में आपने जो बताया है वो काफ़ी सटीक है। सिर्फ एक सवाल दर्शकों के लिए, जो आरपीएम के बारे में आपने बताया एक बार फिर से हमारे दर्शकों को अगर बता दें। आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। कहने का अर्थ यह है कि 1 मिनट में इंजन आपका कितनी बार घूमा। 4 स्ट्रोक है, एक स्ट्रोक में तो फ्यूल इंजेक्ट होना है, ईंधन जाना है, ईंधन को अंदर जाना है। तो हम जितना कम बार 1 मिनट में इंजन को घुमाएंगे, आरपीएम रिवोल्यूशंस या रोटेशंस कम रखेंगे हर मिनट में, तो उतना कम बार फ्यूल इंजेक्ट होगा, तो माइलेज ज़्यादा मिलेगा या फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा मिलेगी। यही सिद्धांत बताने की मैंने कोशिश की। यानी एक्सीलेटर कम रखना है। देखिए, कोई भी गाड़ी को चलाने का 2 ही तरीका हो सकता है। या तो आप थ्रिल और फन के लिए चलाएं, तो उसके बाद माइलेज की चिंता ना करें, आप एकदम खूब जैसे चलाना वैसे चलाएं। ऑफ कोर्स जो रोड की जो स्पीड लिमिट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए। मगर अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से गाड़ी को चलाना है तो थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा इस सिद्धांत को समझते हुए, आरपीएम गेज को फॉलो करते हुए जो डेमो में वीडियो बताने जा रहे हैं उसको देख के चलाएंगे, तो आप देखेंगे कि काफ़ी अंतर आ जाएगा, काफ़ी अंतर आ जाएगा। और यही अंतर जो है ये मैन टू मैन वेरिएशन जिसको हम लोग कहते हैं, एक ही गाड़ी एक ही सिचुएशन में, एक ही रोड कंडीशंस में या एक ही लोकेलिटी में एक्स आदमी चलाता है तो उसको माइलेज कुछ कम मिलता है, वाई चलाता है तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो ये गाड़ी तो सेम है, जगह भी सेम है, रोड कंडीशंस भी सेम है, इलाका भी वही है। ये वेरिएशन जो है वो शायद जो दूसरा ड्राइवर है जिसको ज़्यादा माइलेज मिलता है या ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी बेटर मिलती है, वो थोड़ा सेंसिबली और थोड़ा टेक्निकली उसको चलाता है। यानी वो इस टेक्निक को समझ चुका है। और हेड्स अप ऑटो का मकसद ही यही है कि आप भी इस टेक्निक को समझें, और समझने के बाद आपकी भी गाड़ी का माइलेज
बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अशोक जी डेमो के लिए। जरूर। तो चलिए हमारे साथ डेमो के लिए। एक मैनुअल गाड़ी है, यहाँ पे देखिए गियर लीवर है, गियर लीवर पे हमारे नंबर ऑफ गियर्स अंकित हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक जो गेज है ये आरपीएम लिखा है, इस पे हमारे दर्शक देख सकेंगे। आरपीएम का अर्थ होता है रोटेशंस पर मिनट या रेवोल्यूशंस पर मिनट, जो मैंने क्लासरूम सेशन में बताया है। जैसे जैसे इंजन की गति बढ़ेगी, ये देखिए मैं एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ, ये मीटर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यही दर्शाता है हमारा इंजन 1 मिनट में कितने बार घूमा, कितने बार रोटेट किया या कितने बार उसका रेवोल्यूशन हुआ। एक रेवोल्यूशन मतलब 1 मिनट में कितने बार रिवॉल्व किया इंजन, वो ये मीटर बताता है। और ऑफ कोर्स दाहिने साइड में हमारे पास स्पीडोमीटर है। आज की वीडियो में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे आरपीएम गेज का है, स्पीडोमीटर का कम है। तो आइए एक डेमो के माध्यम से इस गाड़ी को चला करके अपने दर्शकों को बताएं। तो देखिए अभी मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला और हमारा इंजन जो है, अगर आरपीएम गेज को हम लोग ध्यान से देखें तो ये अभी आइडल आरपीएम पे है। आइडल का मतलब मैं एक्सेलरेटर को नहीं दबाया, तो इंजन एक्सेलरेटर को छोड़े हुए सिचुएशन में या कंडीशन में जो एक फिक्स्ड आरपीएम है कंपनी के द्वारा सेट किया, उतने पे सेट है। अब हम इस गाड़ी को चलाएंगे और देखिए मैं क्या करता हूँ। मैंने अभी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाया और गाड़ी को धीरे धीरे यहाँ से मूव करना स्टार्ट कराया। हमारी कोशिश रहेगी, एक थंब रूल एक मैं बताना चाहूँगा आज अपने दर्शकों को। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर गियर में 1500 आरपीएम मतलब 1500 आरपीएम, क्योंकि नीचे इंटू 1000 भी लिखा है, ध्यान देंगे आप। इंटू 1000 का मतलब जितने नंबर इसमें लिखे हुए हैं उसको 1000 से गुना कर देना है हमें। तो अभी हमारी गाड़ी जो है वो लगभग 1000 आरपीएम पे चल रही है। तो हम एक फर्स्ट गियर में हैं, तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका चलाने का वो ये है कि फर्स्ट गियर में हम 1500 आरपीएम तक ले गए। कोई भी गियर में हम 1 आरपीएम तक ही ले जाएंगे, एक फिक्स आरपीएम तक। तो हम इसमें 1500 फिक्स करते हैं। तो 1500 आरपीएम हुआ तो हमने गाड़ी को सेकंड गियर में डाल दिया, ठीक है। फिर हमने धीरे धीरे गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया सेकंड गियर में, और फिर जैसे ही 1500 आरपीएम पहुंचा तो हमने तुरंत इसको थर्ड गियर में डाल दिया, ठीक है। फिर गाड़ी को चलाना हमने स्टार्ट किया और गाड़ी की गति बढ़ रही है, आप स्पीडोमीटर में देख सकते हैं। अब हम थर्ड गियर से फोर्थ गियर ले जाएंगे जब हमारा इंजन का स्पीड या आरपीएम फिर 1500 पहुंच जाएगा। तो अभी आप देखिए 1000 है लगभग, देखिए लगभग 1500 पे पहुंचने वाला है। तो जैसे ही 1500 पे पहुंचा फिर हमने इसको फोर्थ गियर में डाल दिया। अब देखिए फोर्थ गियर में स्पीड उतनी ही रही जितने पहले थी, मगर हमारा आरपीएम फिर घट के 1000 के करीब आ गया। तो जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हमको अपने गाड़ी को कम से कम आरपीएम पे चलाना है। तो मैंने थर्ड गियर से इसको फोर्थ गियर में इंगेज कर दिया और फिर हम गाड़ी, तो इसी तरह से हमारे जो दर्शक हैं वो लगभग 1200 से 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम को अगर मैक्स लिमिट मेंटेन करेंगे हर एक गियर में, मतलब गाड़ी कोई भी गियर में चलाएं, कोशिश करें कि 1500 आरपीएम के बाद उसके ऊपर वाला गियर हम लगा लें। सेकंड है तो थर्ड, थर्ड है तो फोर्थ। अभी देखिए थर्ड गियर पे गाड़ी है, मतलब 2 से ऊपर वाला गियर, और फिर हम उसको चलाना स्टार्ट किया हमने धीरे 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 धीरे। अब जैसे ही गाड़ी 1500 आरपीएम पे थर्ड गियर पे आई, फिर मैंने इसको फोर्थ गियर पे इंगेज कर दिया। तो इसी तरह से हमारे दर्शकगण अगर 1500 या 1500 आरपीएम को एक मैक्स लिमिट फिक्स करें हर एक गियर में चलाने का, तो इससे हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। आप विश्वास करें ना करें, इसको एक बार आजमा के देखें, आपको अंतर साफ साफ और स्पष्ट दिखेगा। हमने प्रिंसिपल्स दिखाया, हमने ये दिखाया डेमो के ज़रिए कि आरपीएम को कितना रखना है और कैसे आपके गाड़ी का माइलेज सही होगा। लेकिन एक सवाल अशोक जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरपीएम जिनकी गाड़ी में नहीं है, उनको क्या बाहर से खरीद के लगाना होगा? बहुत सिंपल है, वैसे तो मेजॉरिटी गाड़ियों में होता ही है, पर जिनकी गाड़ी में नहीं है आप अलग से एक इक्विपमेंट खरीद करके कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक्सपर्ट जो है उसको आराम से फिट कर सकता है। और एक बड़ी भ्रांति है कि कौन से स्पीड
में कौन सा गियर एंगेज किया जाए, उसको मैं सिर्फ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि स्पीड से इसका रिलेशन ना रख करके अगर इसको गियर का चयन आरपीएम को देख करके करें कि अगर कोई भी गियर जो है वो उस गियर में गाड़ी की जो इंजन की जो आरपीएम है 1500 से ऊपर ना जाने दे तो हमें माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। यानी 1200 से 1500 के बीच में आरपीएम को रखना है। बहुत सटीक जानकारी है अपने दर्शकों को हेड्सअप ऑटो आज पहुंचा रहा है। यानी अगर माइलेज को दुरुस्त रखना है, फ्यूल इकोनॉमी को मेंटेन रखना है, पैसे की बचत करनी है तो आरपीएम को 1200 से 1500 के बीच में आपको रखना है। ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए हेड्सअप ऑटो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और सबसे ज़रूरी है कमेंट करें और अपने सवाल हमारे मेल पे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जो विषय का चयन हमने किया है वो है गाड़ी लेते समय कलर का चयन कैसे करें, उसके पीछे क्या लॉजिक है। कलर या जो शेड जो हम पसंद करते हैं गाड़ी का, उसके पीछे क्या चॉइस का सिद्धांत होना चाहिए या उसके चुनाव का क्या सिद्धांत होना चाहिए, ये हम बताएंगे। और ऑफ कोर्स कलर तो बड़ी पर्सनल चीज़ है, तो हम सिर्फ अपना सुझाव देंगे, बाकी चयन तो हमारे दर्शकों का ही होगा।